हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के लेटेस्ट स्पेस मिशन आदित्य L1 के बारे में। और आदित्य L1 जो है, ये नाम से स्पष्ट है, ये हमारे ग्रह में, हमारे सोलर सिस्टम में उपस्थित सूर्य नाम के तारे का अध्ययन करने जा रहा है। सूर्य बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इट इज वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ, स्पेशली फॉर प्लांट लाइफ एंड एज वेल एज एनिमल लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो हमारे पृथ्वी पर व्याप्त जितनी भी प्रकार का जीवन है, लगभग उसमें, लगभग संपूर्ण तो नहीं लेकिन लगभग हर प्रकार के जीवन के लिए सूर्य का होना आवश्यक है। इसके अलावा सूर्य से निकलने वाला जो विकिरण है, ये स्पेस तरह का, अलग अलग तरह की इसमें से वेव्स यानी कि तरंगे निकलती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं, बड़ी ज्यादा पावरफुल होती हैं। और साथ ही साथ सूर्य से निकलते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल्स, जो कि हमारे स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के वेदर को प्रभावित करते हैं। और इसी अंतरिक्ष के वेदर यानी कि मौसम को, जैसे पृथ्वी पे मौसम होता है वैसे ही अंतरिक्ष पे मौसम होता है। जब मौसम शांत होता है तो सूर्य भी कैसा होता है, ये पूरी तरह से काम और शांत दिखाई पड़ता है, एकदम सिंपल तरह सा दिखाई पड़ता है, इसकी पेरिफेरी एकदम एग्जैक्ट दिखाई पड़ती है, बड़ी ही होमोजेनस तरह का ये सूर्य दिखाई पड़ता है। लेकिन जब कभी भी सूर्य क्रोधित होता है, जब सोलर स्टॉर्म आता है, तो उस स्थिति पे अगर हम देखें तो वहां पर सूर्य से बहुत ज्यादा मात्रा में मटेरियल बाहर स्पेस की तरफ इजेक्ट होता है। और इस इवेंट को हम लोग टेक्निकल भाषा में कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। तो सूर्य जब कोरोनल मास इजेक्शन करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सैटेलाइट्स वगैरह जो है सूर्य के बाहर जो चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की संख्या अचानक से क्या होगी, बढ़ जाती है, और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस आकर इस सैटेलाइट्स वगैरह से टकराते हैं, जिसकी वजह से सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देते हैं। अब हमारे जैसे जैसे भारत बढ़ता जा रहा है अंतरिक्ष में, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि स्पेस एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। स्पेस में सैटेलाइट्स की संख्या भारत में बढ़ती चली जा रही है। और आगे वाले समय में होने वाला जो कोरोनल मास इजेक्शन है, इसकी वजह से अगर हमारे सैटेलाइट्स को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे, तो इसके लिए हमें सन के कोरोना का अध्ययन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब मन में सवाल आता है कि साहब कोरोना क्या होता है। तो सूर्य जो होता है, सूर्य की एक स्पेशल चीज होती है कि सूर्य में सेंटर में होता है कोर, दैट इज कोर। और सूर्य के बाहर के जो स्फीयर होता है, इसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, जो कि इसका बनाते हैं एटमोस्फीयर। अब ध्यान देने लायक बात है, जो सूरज है, सूरज के बाहर का जो वायुमंडल है, मुख्यतः दो नहीं तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला है क्रोमोस्फीयर, दूसरा है फोटोस्फीयर, और सबसे बाहर की जो महीन सी परत आपको दिखाई पड़ रही है, इसका नाम होता है, दैट इज नोन एज कोरोना। समस्या क्या होता है, कभी कभी ये कोरोना जो है, ये बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाता है। जब सन क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, तो कोरोना बाहर की तरफ इजेक्ट होता है। इसमें ढेर सारा द्रव्यमान, कैसा द्रव्यमान, चार्ज पार्टिकल का द्रव्यमान, वो बाहर की दिशा में ये इजेक्ट आउट होता है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल जब बाहर की तरफ निकलेंगे, हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी के बाहर उपस्थित जो सैटेलाइट्स हैं, वो इससे प्रभावित होकर नष्ट हो सकते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो स्पेस एक्स के सैटेलाइट जो है, ये अचानक से, ये बात है फरवरी 2022 की, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और सोलर स्टॉर्म की वजह से जो है, स्पेस एक्स के कई सारे सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष से गिरकर हमारे वायुमंडल में गिर गए और वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। और इससे स्पेस एक्स, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, उसको भारी नुकसान हुआ था। तो चूंकि हमारा भी सैटेलाइट सिस्टम इतना ज्यादा बड़ा होता जा रहा, हम लगातार नए नए सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, हमने चंद्रमा तक सैटेलाइट्स भी, हमने अपने मिशन भेजे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोरोनल मास इजेक्शन या सोलर स्टॉर्म की वजह से हमारे स्पेस एसेट्स को कोई बुरा नुकसान ना पहुंचे, इसलिए स्पेस के वेदर यानी कि मौसम की निगरानी रखने के लिए हमें स्पेशल तरह का सैटेलाइट चाहिए था, एक ऑब्जर्वेटरी चाहिए थी। ध्यान देने लायक बात है, अगर हम बात करें आदित्य L1 की, तो आदित्य L1 एक ऐसा सैटेलाइट है जो स्पेस के वेदर यानी कि मौसम के बारे में बताएगा। और इसको सैटेलाइट कहना भी ठीक ढंग से सही नहीं होगा, क्योंकि ये पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाएगा। ये जो है पृथ्वी से बाहर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एकत्रित होकर रुककर सन के कोरोना का किसका अध्ययन करेगा, इट इज गोइंग टू स्टडी द कोरोना, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। दैट्स वाई कि एट द टाइम ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन, जो हमारे ये सही टाइम पे पृथ्वी पर इंफॉर्मेशन भेज सके, और ऐसी स्थिति में हम अपने
सैटेलाइट्स की रक्षा के लिए जो प्रभावी कदम है वो उठा सके, और साथ ही साथ जो है ये कोरोनल मास इजेक्शन होता क्यों है, सन अचानक से इतना सीधा साधा है और अचानक से इतना वायलेंट क्यों हो जाता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं पता है कि किस तरह से हम प्रेडिक्ट करें कि अगला कोरोनल मास इजेक्शन कब होने वाला है। इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं रहती, और जब तक हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम इसके बारे में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आदित्य L1 जो मिशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम बात करें आदित्य L1 मिशन की, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सैटेलाइट नहीं, ये स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला जिसको कहते हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। अब किसको ऑब्जर्व कर रहा है? इट इज गोइंग टू ऑब्जर्व द सन। ये सूर्य को ऑब्जर्व करेगा। कितनी देर तक ऑब्जर्व करेगा? अगले 5 सालों तक ये सूर्य को लगातार ऑब्जर्व करता रहेगा, और हर मिनट ये एक फोटोग्राफ जो है पृथ्वी तक भेजेगा। तो इसका मतलब अगले हर दिन लगभग 1440 फोटोग्राफ्स ये पृथ्वी तक भेजेगा, और इतना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा जब हमें मिलेगा तब जाकर हम आने वाले सालों में सन का कोरोना, उसमें उपस्थित होने वाले, उसमें पैदा होने वाले सोलर स्टॉर्म यानी कि सौर तूफानों वगैरह के बारे में पता कर पाएंगे। इस सैटेलाइट की एक और खास बात है कि ये L1 पॉइंट पे है। नाम क्या है इसका? आदित्य L1। ये नाम ही थोड़ा सा अटपटा लगता है। देखिए इस ऑब्जर्वेटरी का नाम है आदित्य, और L1 क्या है? L1 है इसका पता। तो L1 जो पता है वो क्या है? एक स्पेशल तरह का पॉइंट होता है जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, और इस पॉइंट को, इस जगह को कहते हैं L1। होता क्या है? सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जितने गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य किसी वस्तु को इस पॉइंट पर खींचता है अपनी तरफ, उतने ही गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी भी उस पदार्थ को, उस वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। मतलब सूर्य और पृथ्वी बराबर मात्रा में ताकत लगाते हैं उस वस्तु पे, और इस वजह से यहां पर जो नेट फोर्स होता है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। यहां वस्तु टंग सी जाती है। तो अगर आपने अपना सैटेलाइट L1 पॉइंट पे डाल दिया तो इससे फायदे या नुकसान क्या होंगे? देखिए फायदा यह होगा कि इस पॉइंट पर बने रहने से सैटेलाइट को, चूंकि सूर्य और पृथ्वी दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसलिए लगातार इस पॉइंट पर सैटेलाइट हमेशा बना रहेगा, उसको कोई एक्स्ट्रा मात्रा में फ्यूल नहीं खर्च करना पड़ेगा। दूसरी खास बात क्या है कि जो सैटेलाइट का कोरोनोग्राफ है, जो मेन इंस्ट्रूमेंट है जो सूर्य का अध्ययन करेगा, वो लगातार सूरज की तरफ देखता रहेगा, और सौर ग्रहण वगैरह से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि लगातार आपको डाटा मिलता रहेगा, और जैसे ही कोरोनल मास इजेक्शन होगा तो सबसे पहले, क्योंकि ये केवल पृथ्वी से 1.5 मिलियन की दूरी पर है, लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, और इतनी कम दूरी तक हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में लगभग 5 सेकंड लगेंगे, और 5 सेकंड के अंदर जो है हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि जो है हम उचित कदम उठा सके। तो L1 पॉइंट से अगर हम बात करेंगे, सैटेलाइट अभी अभी सुबह करीब 11 बजे के आसपास, 11:20 पे लॉन्च हो चुका है। और ये सैटेलाइट, जैसा कि हम लोगों ने पहले चंद्रयान में देखा, पहले इसको फर्स्ट ऑर्बिट में डालते, फिर ऑर्बिट को रेज करके सेकंड ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसका ऑर्बिट रेजिंग की जाएगी, क्योंकि ये सैटेलाइट हमने भेजा है, ये ऑब्जर्वेटरी भेजी है PSLV से। ठीक है, PSLV का एक्सेल वर्जन है, उसके द्वारा इस ऑब्जर्वेटरी को भेजा गया है अंतरिक्ष में। और इसका पेलोड का मास अगर हम चंद्रयान से तुलना करें तो बहुत ज्यादा हल्का है। ये ऑब्जर्वेटरी केवल 244 किलोग्राम की ऑब्जर्वेटरी है, जिसको हम आम लोगों, आम भाषा में सैटेलाइट भी कह रहे हैं। और इसमें चूंकि हमने छोटे रॉकेट का यूज किया है PSLV, इसलिए हम ऑर्बिट रेजिंग का यूज करेंगे, और पहली ऑर्बिट में डालेंगे, फिर इसको ऑर्बिट को रेज करके दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी, 4 बार रेस करने के बाद इस सैटेलाइट को L1 पॉइंट की तरफ भेज दिया जाएगा, और लगभग 4 महीनों का समय लगेगा। लगभग ये दिसंबर में जाकर L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। यह लगभग 4 महीने का समय बीच यात्रा में लगने वाला है। मिशन के सक्सेसफुल होने की पूरी संभावना है, लेकिन समस्या कब आएगी? जी, इन 4 महीनों तक इसका किसी भी तरह का रॉकेट मोटर जो है वो फायर नहीं किया जाएगा, और अब जैसे ही चौथा महीना पहुंचेगा, इस जगह पर, इस पॉइंट, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर 4 महीनों के बाद अचानक से रॉकेट को कमांड भी देकर उसका रॉकेट इंजन फायर किया जाएगा, ताकि वो अपना डायरेक्शन चेंज करके किस पॉइंट की ऑर्बिट पे चला जाए? ये पॉइंट की ऑर्बिट पे चला जाए, L1। और इसके लिए इसरो ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंजन का प्रयोग किया, जो कि इसरो ने चंद्रयान मिशन के लिए, और उससे पहले अगर हम कहें तो मंगलयान मिशन के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और इस मोटर का नाम है LAM, यानी कि लिक्विड एपोजी मोटर। द नेम ऑफ द मोटर इज लिक्विड एपोजी मोटर। और ये मोटर इतनी ज्यादा
ताकतवर मोटर है और इसके ऊपर इतना ज्यादा विश्वास इसरो को करता है कि पहले मंगलयान में, फिर चंद्रयान में, और अब जाकर इसे आदित्य L1 मिशन में भी यही मोटर, रॉकेट मोटर जो है वो ऑब्जर्वेटरी के साथ लगाई गई है। इस मोटर की खास बात है कि कमांड देते ही यह ऑन हो जाती है और सही समय पे रॉकेट की स्पीड को, जो ऑब्जर्वेटरी है या जो सैटेलाइट है, उसकी स्पीड को धीमा या तेज करके हमें मनचाहे स्थान पर हमारा जो पेलोड है उसको पहुंचाने में हेल्प करती है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर मिशन की, तो इसमें कुल मिलाकर जो है 7 अलग अलग तरह के पेलोड हैं, जिसमें से टोटल पेलोड्स का वजन है 244 किलोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट पेलोड अगर मैं कहूं तो वो है आपका विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। मैंने जैसा कि आपको बताया कि पेलोड का कुल वजन 244 किलो का है और वीईएलसी का जो वजन है वो इसमें से 90 किलो का, तो केवल एकमात्र ये वीईएलसी है, काफी ज्यादा भारी भरकम पेलोड है। और यही जो है यही मेन पेलोड है जो कि सन के कोरोना का अध्ययन करेगा। कोरोना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वीएलसी पेलोड है ये आपके सैटेलाइट के ठीक ऊपर लगा हुआ है। और अगर हम इस पेलोड की बात करें तो ये जो बीच में आपको स्थान दिखाई पड़ रहा है जिसको हम सूर्य कहते हैं, इसको टेक्निकल भाषा में सोलर डिस्क कहा जाता है। तो ये जो कोरोनोग्राफ है ये सोलर डिस्क को एकदम छुपा देगा और सन का जो बाहर का जो आभा मंडल है जिसको हम लोग कह रहे हैं कोरोना, उसमें से कितना मास निकल रहा है बाहर की दिशा में, उसको ये डॉपलर इफेक्ट की सहायता से उस मास को कैलकुलेट करेगा। अब होता क्या कि अगर कोरोनल मास इजेक्शन हुआ तो नाम ही है मास इजेक्शन, ढेर सारा सामान बाहर की दिशा में फेंका जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मास जो बाहर की तरफ एक्सपेल किया जा रहा है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और तुरंत ही ये सैटेलाइट ये जो ऑब्जर्वेटरी है इस बारे में हमारे जो ग्राउंड स्टेशन है उनको सूचना दे देगी। तो ये जो हमारा जो ये पर्टिकुलर मिशन है इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव इसरो ने दिया है कि जैसे कि सन के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना है, कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड के बारे में बताना है। इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम बात करें सूर्य के सरफेस की, तो सरफेस का टेम्परेचर जो है करीब करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा क्यों होता है विश्व में कोई नहीं जानता। और इसी चीज का अध्ययन करने के लिए हमारा जो कोरोनल मास इजेक्शन से संबंधित जो वीईएलसी जो पेलोड है वो इसका अध्ययन करेगा। तो पहला है कि कोरोना इतना ज्यादा हीट क्यों करता है, सोलर विंड इतनी तेजी से चलना क्यों शुरू करती है, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। फिर दूसरी चीज जो हम लोग पूरे के पूरे वीडियो में पढ़ रहे थे कि कोरोनल मास इजेक्शन कैसे शुरू होता है, इसका भी यही सैटेलाइट जो ये ऑब्जर्वेटरी इसका पता लगाएगी। फिर स्पेस वेदर, यानी कि जो अंतरिक्ष में मौसम है, जैसे पृथ्वी का मौसम बिगड़ता तो हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता, फसलें चौपट हो जाती हैं, वैसे ही स्पेस का जो वेदर है, जो अंतरिक्ष का मौसम है, जब वो बिगड़ता है तो अंतरिक्ष में उपस्थित एसेट्स जो हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो स्पेस के वेदर के बारे में का पता लगाना। दूसरा, कपलिंग एंड डायनेमिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर, यानी कि यही जो हम बात कर रहे थे कोरोना का कि आपके जो सूर्य का जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर उसका अध्ययन करना, और साथ ही साथ सोलर विंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना और टेम्परेचर एनाइसोट्रोपी का अध्ययन करना, ये भी इस मिशन के मुख्य उद्देश्य है। अभी तक जो सूचना मिली है, ये जो हमारी ऑब्जर्वेटरी है ये सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित कर दी गई है और अब ये कक्षा में, अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रवेश कर चुकी है। और हम आशा करते हैं आने वाले महीनों में और नए साल में जनवरी के महीने में ये L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जनवरी 2024 में, और तब ये अपना कार्य करना शुरू करेगा और हमें भारत को नए नए तरह के चित्र और डाटाज ये भेजेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।